नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र ने वापस दिल्ली बुला लिया है। बतौर मुख्य सचिव उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन 4 दिन पहले ही ममता सरकार ने 3 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया था। लेकिन अब शुक्रवार को केंद्र सरकार ने अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली वापस बुला लिया। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अल्पन को अब केंद्र में नई जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्हें 31 मई की सुबह 10 बजे से पहले रिपोर्ट करना है, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार से उन्हें जल्द ही रिलीव करने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने का फैसला ऐसे वक्त लिया गया है जब कुछ घंटों पहले ही यास तूफान में हुए नुकसान को लेकर हुई रिव्यू मीटिंग में ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक बार फिर टकराव देखने को मिला था। ममता बनर्जी इस मीटिंग में आधे घंटे देरी से पहुंची और उनके साथ अल्पन बंदोपाध्याय भी थे। तो वहीं अल्पन बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी का करीबी अफसर माना जाता है। आपको बता दें, बंदोपाध्याय 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं। वो हावड़ा समेत कई जिलों के डीएम भी रह चुके हैं और उन्हें पिछले साल सितंबर में राजीव सिन्हा के रिटायर्ड होने के बाद पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। तो वही तेल की कीमतों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। जहां पेट्रोल के दाम में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, तो वही डीजल की कीमत में 26 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपए 94 पैसे और डीजल 84 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि इससे एक दिन पहले सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया था। तो वहीं इस महीने की अगर बात की जाए तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम 3.5 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं और इसी तरह डीजल की कीमत में 3 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। तो ये आपको बता दें कि हर साल 29 मई को विश्व स्तर पर विश्व पाचन दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में पाचन रोग या फिर विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसे प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से मनाया जाता है। तो वहीं इस दिन पाचन से संबंधित रोग या विकार की रोकथाम, व्यापकता, निदान, प्रबंधन और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। विश्व पाचन दिवस पहली बार 29 मई 2005 को मनाया गया था। तभी से डब्ल्यूजीओ अपनी 117 डब्ल्यूजीओ सदस्य समितियों और एंडोस्कोपी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और हेपेटोलॉजी के 4 क्षेत्रीय संघों के माध्यम से दुनिया भर में वार्षिक अभियान की शुरुआत करके प्रतिवर्ष इस दिवस को मना रहा है। तो वहीं राजस्थान के कोटा के एक निजी अस्पताल में महिला को समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल 60 वर्षीय बीना देवी को सांस की तकलीफ होने के बाद एमबीएस अस्पताल ले जाया गया था, जो अस्पताल में भर्ती करने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ती चली गई और महिला को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने की नौबत आ गई, जिसके बाद पैसे ना होने के कारण अस्पताल प्रशासन ने महिला को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, महिला के नाती राहुल ने डॉक्टर को वेंटिलेटर और आईसीयू में शिफ्ट करने को कहा तो डॉक्टरों ने मंत्री या फिर नेता से सिफारिश करने की बात कही। तो वहीं खबर उजागर होने के बाद डॉक्टरों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना बात सामने आई, जिसे लेकर जांच कमेटी तक बिठाई गई, लेकिन उसके बावजूद अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई। श्रीमती बीना देवी की रात को वेंटिलेटर के अभाव में निधन हो गया था। तो इसके लिए मैंने तुरंत जैसे प्रकरण जानकारी में आया, एक जांच कमेटी बिठाई थी। जांच कमेटी में अपने मेडिसिन और ये क्या कहते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग अधीक्षक और अन्य 2 चिकित्सकों की 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। बयान लिए गए। उस टाइम जो नाइट में पोस्टेड थे नर्सिंग स्टाफ, रेजिडेंट डॉक्टर और जो मृतका के परिजन थे, उनको भी बुलाया गया। उन्होंने जो जांच कमेटी ने जो जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो नर्सिंग स्टाफ है उसने प्रयास किए। एक पलंग खाली था डायलिसिस का, जिस पर वेंटिलेटर लगा हुआ था। उन्होंने संबंधित जो वार्ड प्रभारी और चिकित्सक था उससे संपर्क के लिए प्रयास किए और उसके सवा घंटे बाद ही उनकी डेथ हो गई। 19/5/2021 में उनकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ी। रात को 2:02 बजे करीब
उनकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ी तो मैं खुद डॉक्टर के पास गया। उनसे मैंने आईसीयू के लिए बात करी तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया और मुझसे कहा कि कोई नेता एमएलए को इसका नंबर हो तो उसका फ़ोन कर दो, आपका काम हो जाएगा। मेरे पास किसी का नंबर था नहीं तो मैं कॉल करा नहीं पाया। उसके बाद मैंने आईसीयू में जाकर खुद फ़ोटो खींच के डॉक्टर साहब को दिखाई, तब भी उन्होंने ये चीज़ बोला कि कोई बेड नहीं है, कोई वेंटिलेटर खाली नहीं है। तो मैम पूरे घर वालों के सामने बहुत रात भर रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। सर पूरी नाइट ही करते दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई वो नहीं करा। जबकि आईसीयू में बेड खाली था। आईसीयू में बेड खाली था सर। उनको इंजेक्शन वगैरह लगवाया था, उसके बाद मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, उन्हें सांस वास लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी। फिर हम लोग यहाँ से एमबीएस हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ ले जाने के बाद उन्हें एडमिट करवाया। एडमिट कराने के बाद 19 तारीख को हमने एडमिट कराया था 4 को। अब वहाँ एडमिट करने के बाद मम्मी को कोई सुधार नहीं आया। सारी दवाई गोलियाँ वो मेरे सब कुछ करवाया। हम लोगों ने कर्जा लेके मम्मी का इलाज करवाया था, पर मम्मी की तकलीफ़ में कोई आराम नहीं मिला। और 19/5 को 1 महीने बाद मम्मी की एकदम से तबीयत ख़राब हुई, सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो डॉक्टरों से बोला कि सर हमें वेंटिलेटर वगैरह चाहिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई वेंटिलेटर खाली नहीं है, आईसीयू कोई खाली नहीं है। पर हमारा भांजा है राहुल, वो देखने गया था तो वहाँ वेंटिलेटर खाली था, पर उस आके उन्होंने डॉक्टर से बोला तो डॉक्टरों ने उनसे साफ मना कर दिया। और आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता कर जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोरोना महामारी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और इसमें 7 अहम फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि राज्यों को विदेश से कोविड के बारे में मेडिकल इक्विपमेंट्स पर आयात में छूट देने पर फैसला हुआ है। वित्त मंत्री के मुताबिक फ्री कोविड से जुड़ी सप्लाई पर आईजीएसटी में 31 अगस्त 2021 तक छूट दी गई है। साथ ही सीतारमण ने कहा कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्फोटेरेसिन बी को भी एग्जेम्पशन लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये आपको बता दें कि दिल्ली के द्वारका जिले के डाबड़ी थाना पुलिस ने यूज ग्लव्स की रीपैकिंग करने वाली गैंग का भांडाफोड़ किया है। डाबड़ी पुलिस ने इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स को बेचने की नीयत से धोकर दोबारा पैक करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि आरोपियों के कब्जे से 848 किलो यूज्ड ग्लव्स भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। डाबड़ी थाने की पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान कांस्टेबल जगबीर और कांस्टेबल मुनीरा जो 25 मई को शाम को चेकिंग कर रहे थे, उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि चाणक्य प्लेस 1 और 2 यहाँ पर कुछ लोग यूज ग्लव्स को स्टोर कर रहे थे और उनको फर्दर बेचने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इन्फॉर्मेशन पर तुरंत एक्ट किया और दोनों जो प्रीमाइसेस थी वो चेक करी और चेक करने पे उन्होंने पाया कि ये बात सत्य थी और टोटल उन्होंने 3 लोगों को इसमें डाबड़ी थाने की पुलिस टीम ने अरेस्ट किया है। मनीष कुमार, अरुण श्रीनिवासन और दिनेश कुमार राजपूत। और इनमें से मनीष कुमार नांगलोई थाना इलाके का रहने वाला है, अरुण श्रीनिवासन का केरला का एड्रेस है और दिनेश राजपूत इंद्रपुरी थाना इलाके का रहने वाला है। इलिसिट जो मटेरियल है यूज ग्लव्स उसके 848 किलो हमने सीज कर लिए हैं। तो वे दिल्ली के द्वारका में स्पेशल पुलिस टीम ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया, जबकि आरोपी के कब्जे से 17,500 की नकदी, 2 एटीएम कार्ड, 2 स्मार्टफोन भी बरामद किए गए। साथ ही बैंक अकाउंट में रखे गए 96,500 रुपए को भी फ्रीज कर दिया गया। तो वे पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के सीतापुर निवासी आयुष सिंह के रूप में हुई है। आपको बता दें कि आरोपी जरूरतमंद लोगों से फोन पर 25,000 रुपए में इंजेक्शन देने का दावा करते हुए डील की आधी रकम एडवांस के रूप में अकाउंट में मंगवाता था। उसके बाद ना तो वो इंजेक्शन देता था और ना ही पैसे वापस लौटाता था। स्पेशल स्टाफ की टीम ने आयुष सिंह सन ऑफ अशोक सिंह करके एक शख्स को अरेस्ट किया है और ये सीतापुरी यूपी से अरेस्ट किया है
जैसे 2 ATM कार्ड, 2 हाई एंड एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, 17,000 कैश और 96,000 रुपये इसके अकाउंट में फ्रीज करवाए हैं। और ये जो इनोसेंट विक्टिम्स थे उनको ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, ये देने के बहाने उनको चीट करता था और अपने अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करवा लेता था। टोटल 4 केसेज इससे वर्कआउट हुए हैं। नजफगढ़ थाना इलाके, मयूर विहार, द्वारका साउथ थाने का, एक नोएडा, और इसके तकरीबन 20-25। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में कोरोना संक्रमण को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण होने पर संतोष की बात कही। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पॉजिटिविटी की दर 2.5%, जबकि रायसेन में पॉजिटिविटी दर 1.08% रह गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता कर्फ्यू को सफल बनाकर संक्रमण को नियंत्रण करने में जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए टीकाकरण बुलेटिन जारी किया। आतिशी ने कहा कि 5 दिन बाद भी दिल्ली में युवाओं का टीकाकरण बंद है। साथ ही आतिशी ने कहा कि अधिकतर राज्यों के पास कोरोना का टीका युवाओं के लिए समाप्त हो गया है। उन्होंने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस और तुरंत ध्यान देना चाहिए और राज्यों को टीका उपलब्ध कराना चाहिए। आतिशी ने WHO से मान्यता प्राप्त अन्य विदेशी कंपनियों के टीके भी शीघ्र लाने की मांग दोहराई। वहीं राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया गया और ऐसे में प्रतापगढ़ के राजपुरिया बॉर्डर पर पुलिस 2 टीचर और LDC अलग अलग शिफ्टों में ड्यूटी दे रहे हैं। तो वहीं सोचने वाली बात यह कि अगर मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों को बॉर्डर पर रोका जाता है तो कोरोना की जांच के लिए चिकित्सा विभाग की तरफ से बॉर्डर पर कोई नहीं बैठा हुआ। ऐसे में पुलिसकर्मियों को ही मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि 16 मई के बाद कोई भी चिकित्सा कर्मी बॉर्डर पर नहीं बैठा। बॉर्डर पर चिकित्सा की कमी के चलते पुलिसकर्मियों को करनी पड़ रही है कोरोना की स्क्रीन। वहीं हम अधिक जानकारी देते हुए बता दें कि राजस्थान में 8 जून तक लगे लॉकडाउन की वजह से बॉर्डर पर आवश्यक सेवा को छोड़कर किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश से अगर कोई आता है तो उनकी 72 घंटे पुरानी नेगेटिव जांच देखते ही उन्हें राजस्थान में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं उनकी कोरोना स्क्रीनिंग भी पुलिसकर्मियों और टीचरों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि आज से 8 से 10 दिन से यहाँ पर बॉर्डर पर चिकित्सा विभाग से कोई भी कर्मचारी बैठा हुआ नहीं है। वहीं हमने इस विषय में जब चिकित्सा कर्मी से बात की तो उनका कहना है कि कोरोना की सैंपलिंग के लिए पहले चिकित्सा विभाग से हमारे यहाँ से कर्मचारी लगा हुआ था, वहीं स्टाफ के अभाव की कमी के कारण हमने वहाँ से हटा दिया है और यही कोरोना की स्क्रीनिंग के लिए हमने टीचरों को ये काम दे रखा है। न्यूज़ इंडिया के लिए प्रतापगढ़ से जाफर में हूँ। तो पाली जिले के सोजत तहसील के सतरुंगिया गांव में आपको बता दें कि जागरूकता अभियान को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मगरा क्षेत्र में ऊंट पर बैठकर फ्लैग मार्च निकालते हुए लोगों को कोरोना की रोकथाम के लिए जागरूक किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर फ्लैग मार्च का स्वागत किया और आपको बता दें कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों को मास्क और साबुन वितरित किए, साथ ही हाथों को साफ रखने और मास्क लगाने की नसीहत दी। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि वो देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। इसके साथ साथ जावड़ेकर ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि साल 2021 के दिसंबर तक भारत में टीकाकरण की कवायद पूरी हो जाएगी। उन्होंने विपक्षी पार्टियों और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ मिलकर कोविड का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के लिए नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं। ये देश और देश की जनता का अपमान है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है।
राहुल गांधी का प्रेस बयान सुन के सारा देश उनकी भर्त्सना कर रहा है, क्योंकि टूल किट का स्क्रिप्ट के अनुसार उन्होंने आज प्रधानमंत्री की नौटंकी इस शब्द का उपयोग किया। जब प्रधानमंत्री देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। तो वहीं आपको बता दें कि उद्योग नगर थाना पुलिस को महिला की हत्या के मामले में 24 घंटे में माफ कीजिएगा सफलता मिली। पुलिस ने पत्नी को छत से धक्का देकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति हंसराज को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि मृतका निशा का अपने पति हंसराज से 2 साल पहले ही झगड़ा हो गया था, जिसके बाद निशा अपने मामा के घर अफोर्डेबल योजना में रहने के लिए आ गई थी। 27 मई को आरोपी हंसराज उसके घर पहुंचे और कहीं और मकान लेकर साथ रहने की बात करने लगा। इस दौरान मृतका निशा किसी से फोन पर बात कर रही थी। ऐसे में आरोपी ने अपनी पत्नी से फिर से झगड़ा शुरू कर दिया और उसे छत से धक्का दे दिया। 4 बजे करीब सूचना मिली कि अफोर्डेबल सी ब्लॉक फ्लैट नंबर 380 के पास एक महिला छत से गिरी हुई पड़ी है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इस सूचना पर मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचा, जहां पर एक महिला की लाश मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। मौके पर मृतका का पिता नंद किशोर व उसका मामा चंद्र प्रकाश भी मौजूद थे। श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक वृत्ताधिकारी व्रत पंचम श्री राजेश महेश्वराम जी भी मौके पर पधारे। वहां पर चंद्र प्रकाश ने एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की कि मेरी भांजी निशा की शादी आज से 15 साल पहले हंसराज पुत्र कंवरलाल जाति बेरवा निवासी जुल्मी के साथ हुई थी। 2 साल पहले हंसराज से निशा का झगड़ा होने से उसके पिता नंद किशोर के यहाँ आकर रह रही थी। 2 महीने पहले नंद मामा चंद्र प्रकाश के पास आकर निशा रह रही थी। तो वहीं भरतपुर में सांसद रंजीता कोली के वाहन पर किए गए हमले के विरोध में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं धरने का नेतृत्व प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने किया, जिसके बाद उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई को ज्ञापन सौंपकर हमलावरों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग की। तो वहीं सांसद पर हमले को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खासा रोष दिखाई दे रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है यह कि भरतपुर की लोकप्रिय सांसद रंजीता जी पर जिस तरह से रात को 11:30 बजे हमला हुआ है। इस सरकार में जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित हो सकता है। इस विषय को लेकर के आज हम एसपी साहब के यहाँ हमने 2 घंटे का धरना दिया। उन्होंने आश्वस्त किया है हमें कि हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। उन्होंने 3 टीम गठित किए हैं। स्वयं एसपी साहब और कलेक्टर साहब अभी दोनों मौका स्थल का जायजा लेने के लिए गए हैं। रोष प्रकट करने के लिए प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिले के प्रमुख लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला पुलिस अधीक्षक से मिला और मिला ही नहीं, करीब 1.5-2 घंटे तक वहां बैठे और तब जब तक उनका ठोस आश्वासन नहीं मिला तब तक वहां से खड़े नहीं हुए। एसपी ने जो कहा, उन्होंने कहा है कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से एक गार्ड उन्होंने बढ़ा दिया है, सुरक्षा गार्ड। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पुलिस उपाधीक्षक को दे दिए भुसावल। तो वहीं भरतपुर में शुक्रवार को दिन दहाड़े शहर के अटलबंद थाना क्षेत्र में डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी सीमा गुप्ता की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर श्रीराम मेमोरियल अस्पताल के संचालक डॉक्टर सुदीप गुप्ता अपनी पत्नी के साथ काली बगीची स्थित अपने निवास से हीरादास की ओर जा रहे थे। तभी सर्कुलर रोड पर उनकी गाड़ी के आगे 2 बदमाशों ने बाइक लगाई और इसकी बीच एक हमलावर ने दोनों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। तो वही पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
वहीं झालावाड़ जिले में लगातार सोशल मीडिया पर पिस्टल लहराने के वीडियो वायरल होने के मामले थम नहीं रहे। दरअसल कुछ दिन पहले झालावाड़ शहर में इस तरह का एक वाकया हुआ था, तो अब सारोला थाना क्षेत्र के गांव लीमी में एक नाबालिग युवक के द्वारा बर्थडे पार्टी में बंदूक हवा में लहराने का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। सारोला SHO माफ कीजिएगा रघुवीर सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो मिला और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो लीमी गांव निवासी नाबालिग युवक के द्वारा बर्थडे पार्टी में अपने ताऊ जो कि लकवाग्रस्त हैं उनकी बंदूक के साथ वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया, जिस पर जांच पड़ताल कर नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।